हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कोलिजन के बारे में, इम्पल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कोलिजन के बारे में। ठीक है, देखिए तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए कोलिजन। कोलिजन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं हेड ऑन और एक को हम कहते हैं ऑब्लिक। तो हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, देखिए। तो हेड ऑन कोलिजन वो होता है जिसमें कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जो वेलोसिटीज हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। इफ द वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आर अलोंग the same straight line before and after the collision. After the collision, then the collision is said to be head on. Then the collision is said to be head on. अब ऑब्लिक में क्या होता है? ऑब्लिक में जो वेलोसिटीज होती हैं वो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं होती हैं। इफ द वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन लिखने से अच्छा है मैं दूसरी लाइन लिखूं, ठीक है? ये तो अंडरस्टूड हो ही गई। देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। जैसे ये मान लो एक बॉडी है जो रेस्ट में है। अगर रेस्ट में नहीं गया तो हम इसके फ्रेम में चले जाएंगे तो रेस्ट में हो जाएगी। और ये कोई दूसरी बॉडी है जो इससे टकराने के लिए आ रही है। इसका नाम ए है, इसका मास m1 है, ये m2 है। इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ना u, वो इसके सेंटर से नहीं गुजर रहा है। जो वेलोसिटी वेक्टर है अगर वो इसके सेंटर से नहीं पास हो रहा है तो टक्कर के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं हो सकती है, तो कोलिजन ऑब्लिक होगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एनी वन ऑफ द बॉडी with respect to the other does not passes to the center of the other body, then collision is called oblique. Oblique collision. अब ध्यान से सुनो, इसके लिए हमारे पास एक और ट्रिक है। जो ये वेलोसिटी वेक्टर है, उस वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम
दूसरी बॉडी के सेंटर से निकालते हैं, तो दूसरी बॉडी के सेंटर से वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई ये b, चाहे तो हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं b, मतलब the perpendicular distance of velocity vector of one of the body with respect to the center of the other is represented by b, and this b is called impact parameter. If b is non-zero, then the collision is oblique. So oblique collision means impact parameter is non-zero. तो कितनी आसान सी डेफिनेशन हो गई. एंड हेड ऑन मीन्स इम्पैक्ट पैरामीटर इज जीरो. तो देखा जाए तो दो ही तो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो होगा या नहीं होगा जीरो. तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई चक्कर ही नहीं है. ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये वेलोसिटी थोड़ी नीचे है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब कोलिजन कभी भी ऑब्लिक ही है. समझिए बच्चों. तो ऑब्लिक कोलिजन मींस इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा नॉन जीरो है. तो इस तरह से ये मैंने डिफाइन कर दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो पहले हम हेड ऑन कोलिजन को ही समझते हैं. देखिए, let us understand head-on collision first. बाद में हम ऑब्लिक को समझेंगे. ठीक है, देखिए हेड-ऑन कोलिजन. क्या होता है हेड-ऑन कोलिजन? तो हेड-ऑन कोलिजन में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में होती है. तो मान लो ये एक बॉल है और इसका मास है m1 और इसका नाम है a, और ये जा रही है u1 वेलोसिटी से. और ये एक दूसरी बॉल है, इसका मास है m2, नाम है b, और ये जा रही है u2 वेलोसिटी से. तो इनकी टक्कर होती है. तो ये जो आपका है, ये बिफोर कोलिजन की बात है. ये है A, ये है B. तो ये M1 है, ये M2 है. ठीक है, तो ये ड्यूरिंग कोलिजन हुआ. अब ये सिचुएशन है आफ्टर द कोलिजन. मान लीजिए V2 से भाग रहा है और ये V1 से. तो व्हाट यू सी कि टक्कर से पहले ये अलग थी, पास आई, टकराई और टकरा के फिर अलग हो गई. दिस इज आफ्टर द कोलिजन. तो अलग होने की शर्त तो यही है कि भाई V2 को बड़ा होना चाहिए V1 से, और टकराने की शर्त यह है कि U1 को बड़ा होना चाहिए U2 से. क्योंकि अगर U1 U2 से बड़ा नहीं होगा टकराएंगे ही नहीं. तो ये तो हो गया. ओके, अब देखिए A B से टकराएगी तो A B पे कुछ इंपल्स देगी, तो B A पे देगी. तो A ने B को कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया, B ने A से कुछ लिया, तो इसका घट गया, इसका बढ़ गया, लेकिन टोटल दोनों का तो सेम ही रहेगा ना मोमेंटम. तो क्योंकि जब सिस्टम पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स on the system of balls A and B, on the system of balls A and B,
so their total linear momentum should remain conserved. अब यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि लीनियर मोमेंटम ए और बी दोनों का कंजर्व है। ऐसा नहीं है कि ए का कंजर्व है। ए ने तो बी को कुछ मोमेंटम देना ही है, तो बी को मिलना है तो ए का कम होना है, तो ए का कम हुआ बी का बढ़ा, लेकिन जितना ए का कम हुआ उतना ही बी का बढ़ा, ऐसे है। तो इसलिए जितना टोटल दोनों का ए और बी का पहले था उतना ही ए और बी का बाद में भी रहेगा। और ये हम इस तरह से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो हमने सिस्टम मान लिया ए और बी को, तो ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे लगाया, दोनों ने एक दूसरे पे लगाया, पर बाहर से तो किसी ने नहीं लगाया ना इन पे, तो इसका मतलब एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो हो गया। अब अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया तो इसका मतलब डीपी बाई डी टी जीरो हो गया, डीपी बाई डी टी जीरो हो गया तो इसका मतलब डीपी जीरो हो गया। अब डीपी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जीरो होने का मतलब होता है कि पी फाइनल की जो वैल्यू होगी वो पी इनिशियल के इक्वल होगी। ये हो गया। अब पी फाइनल था कितना, तो पी फाइनल था आपका m1v1 प्लस m2v2। अब वेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्शन तो बदली नहीं है, इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। तो ये हमारी एक इक्वेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमने ऑब्टेन करी है फ्रॉम द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब हमारे पास लिखने के लिए जगह नहीं है तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं और फिर लिखते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोलिजन इलास्टिक हो, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल होता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जब ए और बी का आपस में कोलिजन होता है तो एक स्टेज ऐसी भी होती है कि इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। तो उस स्टेज में ये दोनों बॉडीज डिफॉर्म हो जाती हैं, मतलब इन दोनों की शक्लें बदल जाती हैं, ये ऐसी दिखने लगती हैं, अंडे जैसी। समझ रहे हैं बच्चों? तो दे गेट डिफॉर्म्ड, ऐसे इनकी शक्ल बदल जाती है, पिचक जाती है ये, ठीक है। तो अब इनमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है वो हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में कुछ बात आई? जैसे कि दो बॉल है, इनके बीच में एक स्प्रिंग है वो पिचक गया और ये कॉमन वेलोसिटी हो गई। अब अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक का मतलब होता है कि परफेक्टली रीगेन कर लेंगे ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। तो अगर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, समझे? तो कोई चीज अगर डिफॉर्म हो गई और उसके बाद वापस वैसी हो गई तो उसको हम कहते हैं उर्दू में बहाल हो जाना। जैसे मान लो किसी बंदे की जॉब हट गई है ना, तो वापस से उसको जॉब मिल गई, सस्पेंड हो गया तो मिल गई, तो सस्पेंड होने के बाद जब जॉब वापस लगती है तो उसको बहाल होना कहते हैं। बहाल होना मतलब जैसी स्थिति वैसी हो गई। तो ये डिफॉर्म हो गई, डिफॉर्म होने के बाद ये वापस से जैसी थी वैसी हो गई तो बहाल हो गई। तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है रेस्टिट्यूशन। तो इसका रेस्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल वैसे ही हो गया, कंप्लीटली रिस्टोर हो गई, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक टर्म होती है जो कि 1 रहेगा इलास्टिक कोलिजन में, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हुआ u1 माइनस u2। तो अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। लेकिन अगर इलास्टिक नहीं है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के प्रोपोर्शनल रहेगा, तो ये प्रोपोर्शनल रहेगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे हम एक कांस्टेंट लगा के, जो कि हो जाएगा हमारा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2।
जहां पे E का नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और उर्दू में हम कहेंगे इसको, या हिंदी में कहेंगे बहाली का कोफिशिएंट, बहाली गुणांक, या अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को जिस फ्रैक्शन में, जिस परसेंटेज में इसने रिस्टोर किया है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब कितने हद तक ये अपने आप को रिस्टोर कर पाया है। अगर फुल्ली रिस्टोर कर लिया, सारी एनर्जी वापस आ गई, तो ये 1, 80% वापस आई तो फिर इसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी, ठीक है। समझ आया बच्चों? तो चलिए, अब ये 2 इक्वेशन हो गई, तो इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं m1 से और इसमें जोड़ देता हूं। तो अगर मैं m1 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो m1v2 प्लस m1v1 इज इक्वल टू em1u1 प्लस माइनस em1u2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 या 3 कर सकते हैं आप इसको। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? देखो नीचे तो जगह है नहीं, तो ऊपर ही जोड़ते हैं, फिर और क्या है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है ये इससे कट जाएगी। तो लेफ्ट साइड में मुझे मिला बच्चों m1 प्लस m2 इंटू v2, और राइट साइड में क्या मिला? m1 प्लस em1 इंटू u1, m1 प्लस em1 इंटू u1 प्लस m2 माइनस em1, m2 माइनस em1 इंटू u2। अब अगर मुझे v2 चाहिए तो बस डिवाइड कर देता हूं मैं इससे। तो v2 की वैल्यू आ गई हमारी m1 कॉमन 1 प्लस e लिख लो, है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस e m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये आ गया जी हमारा v2। अब v1 निकालने के लिए या तो मैं इसको इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूं, या फिर एक और ट्रिक है, और ट्रिक यह है कि 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 पुट कर दो तो फॉर्मूला बन जाता है। तो ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इसको सिमेट्री कह सकते हो आप। मतलब आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, बस 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 डाल दो, और क्या है। तो देखो v1 क्या हो जाएगा? m2 इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस m1 माइनस e m2 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू u1। तो आप देख सकते हो मैंने 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 डाल दिया, तो बन गया फॉर्मूला। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो थोड़ा इससे मिलता जुलता बन जाएगा। तो v1 का फॉर्मूला बन गया m1 प्लस m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये बन गए जी 2 फॉर्मूले। तो अब ये आप याद रख सकते हो। तो अगर आप ये याद रख लेते हो तो फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपके फटाफट क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसमें हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे कर लेता हूं, इफ e इज इक्वल टू 1, अगर e 1 हो जाए तो क्या होगा। तो अगर e 1 हो गया तो जो v2 है उसका फॉर्मूला बनेगा, इधर 2 हो जाएगा 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। तो कुछ खास तो बात हुई नहीं, बस e को 1 डाल दिया और क्या है। और v1 का फॉर्मूला बनेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1
और प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से v1 और v2 के फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक, अब इसी में मैं एक और केस ले लेता हूं। इफ E is 1 and m1 is equal to m2, मतलब दो कंडीशन है एक साथ, दोनों के मास बराबर है और कोलिजन इलास्टिक है। E is equal to 1 का मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन, मैंने बताया था पहले। ठीक है, इलास्टिक। तो अब देखिए क्या होगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसी में डाल देंगे बस। तो देखो ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी, ये 2m/2m, तो v2 तो u1 के बराबर आ गया। तो v2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू u1। ऐसे ही ये m है, ये m है, m से m गया 0, तो u1 वाली टर्म गायब हो गई। ये भी 2m है, नीचे भी 2m है। v1 इक्वल्स टू u2। अब इसको जरा समझे, मतलब ये मास m हो गया, ये भी m हो गया, ये भी m हो गया, ये भी m हो गया। जो v1 है वो u2 बन गया, दिस इज u2। और ये जो है ये u1 बन गया। तो देखा जाए तो a की वेलोसिटी पहले u1 थी, अब वही वेलोसिटी b की है। b की वेलोसिटी पहले u2 थी, अब वही वेलोसिटी a की है। तो इसको कहते हैं वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाना। तो जब भी इक्वल मास की बॉडीज इलास्टिक कोलिजन करेंगी तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब एक और केस लेते हैं। मान लो E 0 है, तब क्या होगा। तो अगर E 0 हो गया, समझ रहे बच्चों, तो आप देख सकते हो कि ये वाली टर्म तो m1 बनेगी बस, और ये टर्म m2 बनेगी। तो ऊपर आएगा m1 u1, यहाँ पे आएगा m2 u2। तो v2 की वैल्यू आएगी m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, ये टर्म तो गायब हो जाएगी, तो m1 u1 बचेगा यहाँ पे। ये टर्म गायब हो जाएगी E की, तो ये m2 u2 बचेगा, और नीचे तो m1 प्लस m2 है। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो देखा जाए तो ये v1 और v2 बराबर ही आ गए। वो तो आने ही थे ना एक्चुअली, जब E 0 हो जाएगा तो v1 और v2 बराबर ही आएंगे। तो दोनों इक्वल वेलोसिटी से चलेंगे और उनकी वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देंगे। ठीक है बच्चों, टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास, इससे हमारी कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। तो होपफुली आप यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको। हालांकि केस तो और भी हैं जिसमें हम एक भारी बॉडी को एक हल्की बॉडी से टकराएंगे, पर वो केस हम बाद में लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक चीज और बता देता हूं शॉर्ट में, अगर E की वैल्यू 1 है तो हो गया इलास्टिक कोलिजन। कुछ लोग परफेक्टली इलास्टिक भी बोल देंगे। अगर E की वैल्यू 0 है तो उसका नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब दुख की बात यह है कि ये दोनों ही स्थितियां नहीं होती हैं, मतलब प्रैक्टिकली ये नहीं होती हैं। प्रैक्टिकली जो E होता है वो होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसीलिए कोलिजन का नाम होता है सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन। आम भाषा में हम इसको इनइलास्टिक कोलिजन कह देते हैं, जिसमें E की वैल्यू ना तो 0 होगी ना 1 होगी। और प्रैक्टिकली यही होता है, क्योंकि E = 1 के एग्जांपल प्रैक्टिकली नहीं मिलते हैं, E = 0 के भी प्रैक्टिकली नहीं मिलते हैं, बॉल के केस में नहीं मिलते हैं। तो अगर हमें E = 0 कराना है तो जैसे हमने फेविकोल से किसी चीज को, है ना, किसी चीज के ऊपर फेविकोल लगा दिया और दूसरी चीज के ऊपर भी लगा दिया और दोनों की टक्कर करवा दी, तो वो आपस में तुरंत के तुरंत चिपक गए।
इस तरह की सिचुएशन हम मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो समझ तो रहे होंगे बच्चों तुम लोग, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। क्वेश्चन में दे रहा हूं, अ बॉल ऑफ मास 4 kg moving with velocity 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 kg वाली बॉडी 40 से चल रही है, मेक्स हेड ऑन inelastic, head on inelastic, ठीक है, दिख रहा है, inelastic collision with another ball of mass 6 kg moving with velocity, इसको 30 कर देता हूं मैं, ठीक है, moving with velocity 10 meter per second in the same direction. अब क्या दिया हुआ है, इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, देन फाइंड वेलोसिटीज ऑफ the two balls after the collision and also find और क्या फाइंड करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ड्यूरिंग कोलिजन। तो कोलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई ये भी बताना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। एक 4 kg की बॉल है, 30 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है, दूसरी जो है वो 6 kg की बॉल है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है। इनका कोलिजन हो जाता है हेड ऑन, लेकिन इनइलास्टिक, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो होपफुली आप यहां तक समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देयर आर 2 मेथड्स। तो मेथड 1 वो तो फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो V1। अब देखो इसको मैं M1 मान लूंगा, इसको मैं U1 मान लूंगा, ठीक है। ये M2 हो जाएगा और ये U2 हो जाएगा। ये तो E है। तो V1 का फॉर्मूला क्या था, M2 माइनस M1 माइनस EM2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 इंटू 1 प्लस E इंटू M1 प्लस M2 इंटू U2। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं। M1 की वैल्यू है 4, M2 की वैल्यू है 6 और E की वैल्यू है 0.5।
तो 0.5 इंटू 6 3 हो गया, तो 4 माइनस 3 बाई 10 इंटू U1 इज 30 प्लस M2 इज 6 इंटू 1 प्लस 0.5 है ना, डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 10। तो देखो ये 0 से 0 गई, ये 1 बचा, तो 1 इंटू 3 3 हो गया बस। ये हो गया 1.5 इंटू 6, 1.5 इंटू 6 9 हो गया, तो 9 प्लस 3 12 हो गया, तो 12 मीटर पर सेकेंड आ गया V1, यानी पहली की वेलोसिटी 12 आ गई। अब दूसरी की निकाल देते हैं, तो दूसरी के लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा, तो V2 इज इक्वल टू M1 इंटू 1 प्लस E डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस E M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ठीक है बच्चों, देखो अब ये आ गया हमारा V2 इज इक्वल टू M1 कितना है 4 है, 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 30 M2 है हमारा 6 माइनस M1 यानी 4 का आधा, क्योंकि E 0.5 है, तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 का 1.5 गुना 6 3 is 18 प्लस 4 का 1 गुना, तो 4 का 1 गुना इज 4, तो V2 कम्स आउट टू बी 22 मीटर पर सेकेंड। सो दैट्स इट। तो V1 और V2 निकल गए। अब हमें लॉस निकालना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, K इनिशियल निकाल लेते हैं। तो K इनिशियल इज 1/2 इंटू में 4 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये ऐसा कर रहे हैं हम इसलिए क्योंकि K इनिशियल का मतलब है सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों बॉलों की, क्योंकि दोनों को हमें एक सिस्टम मान के चलना होता है। तो K इनिशियल की वैल्यू आ गई आपकी 900 का 2 गुना 1800 प्लस 100 का 3 गुना 300, यानी कि 2100 2100 जूल। अब K फाइनल निकाल लेंगे। तो ये जो V1 है ये 12 आया, तो 12 जो है वो उसका मास 4 था, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 22 का स्क्वायर। ठीक है, 144 का दुगना 288 प्लस 484 का 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ 484 जो है वो 22 का स्क्वायर होता है। तो कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 484 का 3 गुना 3 4 12 का 2 कैरी 1 3 8 24 1 25 एंड 3 4 12 प्लस 2 14, तो 1452 आ गया। तो हम सीधा ही लिख देते हैं 1452। अब जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 2 और 8 10 हो जाएंगे, 0 5 और 8 13 और एक कैरी आया था 14 का 4 हासिल लगा 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1, तो 1740 जूल आ गया। अब लॉस निकाल लेंगे बच्चों। तो लॉस जो आएगा हमारा यहां पे लिख देता हूं, है ना। तो लॉस 2100 में से 1740, तो आप समझ लो कि 360 आ गया, 360 जूल, है ना। 360 जूल एनर्जी का लॉस हो गया बच्चों। तो इस तरह से ये आपको फॉर्मूला समझ आ गया। एक्चुअली तो लॉस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, तो मैं फॉर्मूला ही बता देता हूं आपको। अब वो फॉर्मूला कहां से आता है ये मैं सिखाऊंगा आपको बाद में, बट फिलहाल लॉस का फॉर्मूला बता देता हूं।
तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वन बाई टू m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। ये कैसे आता है आई विल टीच यू लेटर, बट फिलहाल के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें कर लेते हैं। तो 1 बाई टू m1 इज 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 इंटू u1 is 30 माइनस 10 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ऐसे आ गया। अब आप देख सकते हो कि इसको काट सकते हैं हम 2 से, तो 12 बाई 10, ये 20 का स्क्वायर 400 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4। तो एक 0 से एक 0 काट देते हैं, है ना। तो ये हो गया 12 इंटू 40 इंटू 3 बाई 4। तो 3 बाई 4 से कट के 10 आ गया, तो 10 इंटू 12 120 का 3 गुना 360 आ गया। 360 जूल का लॉस हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैसे आपको काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालना है। अब मान लीजिए कि आप फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो अगर आप फॉर्मूले भूल जाएंगे तो फिर चॉइस क्या है, फिर तो बेसिक पे ही जाना पड़ेगा। तो चलिए बेसिक मेथड लगाते हैं। Let us use the basic methods. ओके बच्चों, देखो तो बेसिक मेथड ये था कि ये हमारी बॉडी है जो कि 4 kg की है, ये जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, और ये बॉडी है जो 6 kg की है, और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ये इनकी टक्कर हो गई, टक्कर में ये पिचक गई, है ना। 4 kg 6 kg पिचकने के बाद ये दोनों एक जैसी नहीं हुई, है ना, थोड़ी सी एनर्जी इनकी बर्बाद हो गई। 4 kg वाली v1 वेलोसिटी से जा रही है और 6 kg वाली v2 से जा रही है। b a b a b a। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि इसका जो टोटल मोमेंटम है वो है 120 और ये 60। तो m1 v1 तो 4 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 इंटू v1 प्लस 6 इंटू v2। ये हो गया जी। तो दिस इज 120 एंड दिस इज 60, तो 180 इज इक्वल टू 4v1 प्लस 6v2। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1.5 v1 या v1 प्लस 1.5 v2 इज इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर 1 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 बचेगा, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये सिखाया था मैंने कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो v2 माइनस v1 है, और वो e टाइम्स हो जाएगा u1 माइनस u2 के। तो v2 माइनस v1 मस्ट बी इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2, यानी कि दिस इक्वेशन गिव्स मी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ 30 माइनस 10। 30 में से 10 गए 20 का 5 टाइम्स होता है 10, 0.5 टाइम्स। तो इसका मतलब v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2.5 v2 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 55। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5v2 इज इक्वल टू 110। अब 5 से डिवाइड कर देता हूं तो v2 इज इक्वल टू 22 आ गया। तो ये वही आंसर है जो मैंने निकाला था पहले।
अब अगर V2 आ गया 22 तो इसमें डाल देते हैं, तो V2 माइनस V1 था हमारे पास 10, तो 22 माइनस V1 इज इक्वल टू 10, सो दिस गिव्स मी V1 इज इक्वल टू 12 भी आया था V1 तो वही आंसर आ गया जो पहले आए थे। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप समझ गए। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं। A ball of mass 4 kg moving with velocity 30 meter per second makes head-on collision with another ball of mass 6 kg moving with velocity 10 meter per second in the opposite direction. Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो बस फर्क ये पड़ेगा कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, ये इस तरफ हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे माइनस लग जाएगा। तो ये 120 है माइनस 60, तो ये 60 बचेगा। तो अगर ये 60 बचा तो यहां पे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बचेगा। अब जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लगाएंगे तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। अब U2 की वैल्यू माइनस 15 है, माइनस 10 है, तो माइनस और माइनस 10 प्लस हो जाएगा, तो ये 40 का आधा 20 हो गया, तो ये 20 हो गया। अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा। अब अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 14 आ जाएगा। अब अगर यहां पे डालते हैं V2 माइनस V1 तो ये तो 20 है, समझ रहे हो बच्चों, तो 20 था ना ये, तो ये 14 आ चुका है V2, तो 14 माइनस V1 इज इक्वल टू 20, तो V1 की वैल्यू माइनस में आ गई बच्चों, माइनस का 6। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी गुड। तो अब की बार ये साबित हो गया कि भैया V1 अपने आप ही माइनस हो गया, मतलब हमें ये पता चल गया कि टक्कर के बाद ये जो बॉल है ये जाएगी इस तरफ कितनी वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकंड से, और ये इस तरफ जाएगी 14 से। तो आप देख सकते हो कि जिस रेट से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं वो 20 है, जिस रेट से एक दूसरे के पास आ रहे थे वो 40 है, और 40 का आधा ही 20 होता है। समझे? अब लॉस निकाल लेते हैं। तो देखो पहले बेसिक तरीके से लॉस निकाल लेंगे, बाद में फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो के इनिशियल तो वही रहना है 2100, क्योंकि स्पीड अपोजिट होने से वैल्यू थोड़ी, मतलब क्योंकि तो बदला ही है ना, क्योंकि ये 300 का स्क्वायर 900 और उसका 2 टाइम्स 1800, और ये आपका 100 का 3 टाइम्स 300 2100। के फाइनल थोड़ा अलग हो जाएगा, 1/2 इंटू में 4 इंटू में 6 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू में 6 इंटू में 14 का स्क्वायर, 36 का दुगना 72 72। 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आई थिंक 196, उसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। 200 का 3 गुना होता है 600 में से 4 कम करेंगे, तो 4 का 3 गुना 12 कम कर देंगे, तो 600 में से 12 कम करेंगे तो 588 आएगा, तो 72 प्लस 588, तो ये हो गया एक्चुअली 660। तो अब लॉस कितना आ गया, तो लॉस हो गया आपका 2100 माइनस 660। तो अगर 2100 में से 600 घटाने होते तो 1500 बचते, तो 1500 में से 60 और कम कर दो तो 1440 जूल। तो ठीक है, आ गया। अब फॉर्मूले से ट्राई करते हैं कि फॉर्मूले से क्या यही आंसर निकलेगा, और फॉर्मूलों से क्या वही आंसर निकलेंगे। देखो फॉर्मूलों से भी वही आंसर आएंगे, कोई बात नहीं। मुद्दा यह है कि आपको अपने आप ही नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है ना। देखो V1 की वेलोसिटी अपने आप ही -6 आ गई, तो -6 आने का मतलब है वो टकरा के पलट के आ जाएगा, क्योंकि हल्का ये भारी है, भारी से कोई चीज टकरा के पलट के आ ही सकती है। तो फॉर्मूला लगाते हैं,
तो फॉर्मूला था हमारे पास v1 इज इक्वल टू m1 माइनस ई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 और प्लस m2 इंटू में 1 प्लस ई इंटू में m1 प्लस m2 इंटू u2। अब देखो m1 है 6 4 और ये 6 है, 6 का आधा 3 हो गया है ना, डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 30 प्लस m2 इज 6 इंटू में 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 10। यहां पे u2 को आपको -10 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज राइट वर्ड है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट वर्ड है वो नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि ये तो एक आ गया, एक 3 जा 3 तो 3 और ये 0 से 0 गई तो ये 1.5 हो गया, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 6 9 हो गया। सो दिस इज -6 मीटर पर सेकेंड। वही आंसर आया। अब हम v2 निकाल लेते हैं। तो v2 का फॉर्मूला क्या था, m2 इंटू m2 माइनस ई m1 है ना। हाँ ये तो था, या m2 इंटू 1 प्लस ई कर दो है ना, m1 इंटू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस ई m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। 1 का 2 का 1 करना होता है बस। तो देखो v2 क्या आ गया, m1 है 4 इंटू 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30 और m2 है आपका 6 माइनस 4 का 2 गुना यानी कि 2, 4 का 0.5 टाइम्स डिवाइडेड बाई 10 इंटू में माइनस का 10। तो अब आप देख सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 1.5 का 4 गुना 6, 6 3 18 और ये हो गया 6 माइनस 2 4, 0 से 0 कैंसिल तो माइनस का 4, सो दैट इज 14। वही आंसर आ जाते हैं बच्चों अपने आप ही। लॉस भी निकाल सकते हैं, वी विल गेट द सेम आंसर फॉर लॉस। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आएगा वो होगा आपका 1/2 m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बस ये याद रखना है कि u1 को तो लेना +30 है और u2 को लेना -10 है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि पलट गई ना वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो 1/2 इंटू में 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6 इंटू 30 माइनस -10 और इस पूरे का स्क्वायर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से काट देंगे। सो इट इज 12/10, 30 प्लस 10 40, 40 का स्क्वायर 1600 इंटू 1 माइनस 1/4 इज 3/4। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से ये 3 तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 160, 0 तो रहेगा ही, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 144, 144 10 जूल। समझ गए ना बच्चों, सभी गॉट द सेम आंसर। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया हेड ऑन कोलिजन पे। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, तो अभी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आया है, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 kg moving with velocity I cap minus j cap मीटर पर सेकेंड, ठीक है, collides with a smooth wall and rebounds, और ये रिबाउंड हो जाता है with a velocity I cap plus 3j cap. Calculate the coefficient of restitution. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इम्पल्स निकालेंगे। इम्पल्स ऑन द स्फीयर, है ना। स्फीयर पे इम्पल्स कितना लगा, तो स्फीयर पे जो इम्पल्स लगेगा वो हो जाएगा आपका 1 into में v फाइनल माइनस v इनिशियल, मास इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो मास है 1, v फाइनल इज i कैप प्लस j कैप 3j कैप एंड v इनिशियल इज दिस, तो माइनस का 4i कैप और प्लस का j कैप। सो दिस कम्स आउट टू बी 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप no I प्लस I माइनस 3 माइनस 3i प्लस 4 माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। तो दिस इज द इम्पल्स। तो इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द स्फीयर, इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द स्फीयर ऑन द वॉल, है ना। इसका एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अपोजिट बस न्यूटन का लॉ है। अगर ए बी पे इक्वल कुछ फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगाएगा। अब फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देने से दिशा थोड़ा ही पलट जाएगी, क्योंकि फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन ही इंपल्स है। तो इंपल्स कोई नई चीज नहीं है, फोर्स और टाइम की मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस माइनस 4j कैप। अब ये अगर दीवार है तो दीवार पे तो इंपल्स बॉल इस तरफ देगी ना, तो ये एन कैप हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एन कैप निकालना है तो एन कैप की वैल्यू आ जाएगी 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाई 5। अब ये 5 कहां से आ गया, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सम करेंगे 25, उसका अंडर रूट 5। सो दिस इज एन कैप। अब मान लो कि बॉल जब आ रही थी तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे थी, है ना, ऐसे, समझ रहे हैं बच्चों। मतलब ये एंगल था आई, समझ आया। ये इनिशियल वेलोसिटी है 4i कैप एंड माइनस j कैप। सो दिस इज 4i कैप एंड माइनस j कैप।
अब एन कैप भी पता है और ये भी पता है, तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें इनके बीच में एंगल चाहिए तो हम एंगल निकाल सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हमें चाहिए कॉस आई। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं एन डॉट यू कर दूंगा तो कॉस आई, ये आई जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, ये बस एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं अल्फा लिख देता हूं, ठीक है। मान लो अल्फा एंगल पे टकराता है और बीटा पे चला जाता है, ठीक है। बीटा, समझ रहे हो बच्चों? तो अल्फा और बीटा लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यू कैप डॉट एन कैप, है ना। तो यू कैप का मतलब हुआ ये यू है, इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी यू। तो यू कैप का मतलब हुआ, आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो √17 आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो यानी कि 4i कैप माइनस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है 3i कैप माइनस 4j कैप से। इसको डिवाइड करना है 5 से और इसको √17 से। तो देखो जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये 4 है, 4 इंटू 3 12 और 1 इंटू 4 4, 12 और 4 16, तो 16/5 √17, ये आ गया कॉस अल्फा, ठीक है। अब हमें कॉस बीटा चाहिए, तो ये जो डायरेक्शन है ये माइनस एन कैप है, समझ रहे हैं, और ये बी वेक्टर है। तो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन कैप डॉट वी कैप। अब वी कैप जो है वो वी ये है, तो माइनस एन कैप, माइनस तो रहने देते हैं बाहर, तो ये हो गया 3i कैप प्लस माइनस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5 वी कैप का मतलब हुआ आई कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई √10, ठीक है बच्चों। तो अब इन दोनों को देखो, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 3 12, तो 12 में से 3 गए, 9 बचेंगे। तो माइनस का माइनस नहीं आ गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, क्या करूंगा मैं। तो 3 कम 3 नहीं प्लस का आएगा बच्चों, माइनस तो एक बाहर भी है ना, एक बाहर भी माइनस है। 3 कम 3 और 4 × 12, 12 माइनस के 3 प्लस के, तो माइनस के 9 बचे, तो प्लस के 9 हो गए, तो 9/5 √10, ये आ गया थी कॉस बीटा। समझे बच्चों? अब जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि टक्कर से पहले की जो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है ना जो नॉर्मल के अलोंग है, उसके चलते बॉडी जो है दीवार की तरफ अप्रोच कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आप ले सकते हैं। ये जो वेलोसिटी है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, 4i प्लस 3j। एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसको आप कहेंगे u परपेंडिकुलर, एक ये होगा जिसको आप कहेंगे u पैरेलल। ऐसे v के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर और एक v का ये कंपोनेंट हो जाएगा v पैरेलल, ठीक है। तो v पैरेलल का सेपरेट होने में कोई योगदान नहीं है, ऐसे u पैरेलल का टक्कर में कोई योगदान नहीं है। तो टक्कर में योगदान u परपेंडिकुलर का है और ऐसे ही सेपरेट होने में योगदान v परपेंडिकुलर का है। तो अब हम ये कहेंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, मतलब ये क्योंकि दीवार तो चली नहीं रही, तो u परपेंडिकुलर ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो v परपेंडिकुलर है। तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू e टाइम्स u परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर में जैसे ही एंगल अल्फा है तो ये अल्फा हुआ, ऐसे ये बीटा हुआ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जो कॉस वाला कंपोनेंट है ना, कॉस वाला, वही u परपेंडिकुलर है। तो u cos अल्फा और ये v cos बीटा, तो v cos बीटा इज इक्वल टू e टाइम्स u cos अल्फा, ये है कहानी, समझे बच्चों। तो अब आप देख सकते हो कि cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका ऑलरेडी, हालांकि मुझे तो चाहिए थी u cos अल्फा की वैल्यू।
तो वो और भी आसानी से निकलती। चलो खैर, अब जो हुआ सो हुआ। तो ये है 9/√5√10 है ना, cos बीटा की वैल्यू 9/5√10। तो देखो यहां पे रख देता हूं मैं v की वैल्यू है √10, तो √10 इंटू 9/5√10 इज इक्वल टू e, जो कि निकालना ही है u की वैल्यू है √17। तो u इज 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर √17। सो √17 इंटू में 16/5√17। तो देखो बड़ी अच्छी बात हुई, √17 से √17 कट गया, √10 से √10 कट गया, 5 से 5 कट गया, e की वैल्यू आ गई 9/16 ऐसे आ गया। अब अगर मैं इसका शॉर्टकट बनाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो कि शॉर्टकट कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर देखा जाए तो ये u ही तो है बच्चों, तो u cos अल्फा की वैल्यू तो सीधा सीधा u वेक्टर डॉट n कैप आ जाएगी, है ना। देख शॉर्टकट बना देता हूं मैं। तो v cos बीटा की वैल्यू हो गई v माइनस v डॉट n कैप, है ना। और u cos अल्फा की वैल्यू हो गई e टाइम्स u डॉट n कैप, ऐसे आ गया। n कैप जो है वो नॉर्मल हो गया, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम इंपार्ट हो रहा है, ये n कैप यहां से निकल जाएगा। तो बस e की वैल्यू क्या आ गई, e की वैल्यू हो गई माइनस का v डॉट n कैप डिवाइडेड बाई प्लस का u डॉट n कैप, ऐसे कर लो। ये हमारा e निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। बस यहाँ पे n कैप याद रखना है कि n कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में आपने मतलब इंपल्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लो। अब अगर आप इंपल्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा मैग्नीट्यूड से, तो मैं इसको इंपल्स ही लिख देता हूं बस। तो e का फॉर्मूला बन गया माइनस का v डॉट आई वेक्टर डिवाइडेड बाई u डॉट आई वेक्टर। क्योंकि अब दोनों तरफ है ना ये, तो अगर मान लो कुछ मल्टीप्लाई हो भी गया वो तो रेशियो में कट जाएगा ना, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क थोड़ा ही पड़ रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यू कैन से e। अब देखो i तो ये हो ही गया ना, तो इसी से निकल जाएगा, ये इंपल्स हो गया। अब इंपल्स किसी का भी ले लो, क्योंकि माइनस तो आना ही है ना, तो सबसे पहले आप इंपल्स निकालिए। तो e इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर v था तो v यानी के i कैप प्लस 3j कैप डॉट माइनस 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई u 4i माइनस j डॉट इंपल्स। क्योंकि अगर माइनस आई भी ले लूंगा तो कट जाएगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस का 3i प्लस का 4j। अब देखो क्या वैल्यू आएगी, 1 इंटू 3, माइनस के 3 और प्लस के 12, ऊपर 9 आ गया, माइनस तो है यहाँ पे 3 चौके 12 और 4 चौके 16, नीचे माइनस के 16 आ गया, 9/16। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। चलिए।